आपने भी ये न्यूज़ तो ज़रूर देखी होगी ना कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइंस तो एकदम शानदार होती हैं। लेकिन सच बताइए, क्या आपको अपनी जेब देखकर ऐसा लगता है? पैसा सिकुड़ता हुआ क्यों महसूस होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मैक्रो इल्यूजन और माइक्रो रियलिटी के बीच के फर्क को डिकोड करेंगे। मतलब सोचने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, तो आम इंसान खुद को गरीब क्यों महसूस कर रहा है? इसी उलझन को सुलझाते हुए एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आने वाले समय में $1 के मुकाबले हमारा रुपया गिरकर 150 तक पहुंच सकता है? जी हां, 150। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होगा क्यों? ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराई में गोता लगाते हैं। हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, गोल्ड इंपोर्ट का संकट। दूसरा, रुपया आखिर गिरता क्यों है। तीसरा, मेक इन इंडिया के सामने खड़ी चुनौतियां। चौथा, महंगाई का वो भ्रम जो हमें आंकड़ों में नहीं दिखता। और आखिर में रियल एस्टेट का वो जाल। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड इंपोर्ट क्राइसिस की, यानी हमारे देश से डॉलर का लगातार बाहर जाना। आपको याद होगा, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने खुद नागरिकों से अपील की थी कि भाई थोड़ा कम सोना खरीदिए। अब सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी? जाहिर सी बात है, मामला सिर्फ गहने खरीदने का नहीं है। स्थिति सच में काफी गंभीर है। इसके पीछे का गणित अगर आप देखेंगे ना, तो सच में हैरान रह जाएंगे। हमारा देश हर साल लगभग 800 टन सोना बाहर से मंगवाता है, और खुद हमारे देश में कितना सोना पैदा होता है? मुश्किल से 1 टन के आसपास। अब इस 800 टन भारी भरकम सोने का पेमेंट हमें डॉलर्स में करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम लगातार अपना पैसा अपने डॉलर्स देश से बाहर भेज रहे हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, रुपया गिरता क्यों है। ये जो भारी गिरावट आती है, इसका सीधा कनेक्शन इसी सोने की डिमांड से है। जब हम इतना सारा सोना खरीदते हैं तो रिजर्व बैंक को पेमेंट करने के लिए बहुत सारे डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, और जब मार्केट में डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा रुपया अपने आप कमजोर होने लगता है। और इसी कैलकुलेशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स ये डरावना अनुमान लगा रहे हैं कि मौजूदा हालात में रुपया गिरकर डॉलर के मुकाबले 150 के स्तर तक भी जा सकता है। अब देखिए, ये नंबर सुन के गुस्सा करने या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है और इसका परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तीसरा पहलू है मेक इन इंडिया की राह में आने वाली रुकावटें, यानी सप्लाई चेन की गहराई की कमी। अब इस स्लाइड के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं, जो इकोनॉमी से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ती है। अगर आप अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ेंगे तो उनमें लिखा होता है कि जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो उसके एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात बढ़ जाते हैं। लेकिन भारत के केस में असलियत बिल्कुल उल्टी है। पिछले कुछ सालों में हमारा रुपया 60% तक गिरा है, तो उस हिसाब से तो हमारे एक्सपोर्ट्स आसमान छूने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय हमारी जीडीपी के 25% से गिरकर 21% पर आ गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास अभी भी वो डोमेस्टिक सप्लाई चेन नहीं है जो दुनिया से मुकाबला कर सके। हम आज भी कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब जैसे हम खुद को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं, है ना? लेकिन कड़वा सच ये है कि उन दवाइयों को बनाने के लिए जो ज़रूरी 70% एपीआईज होते हैं और 90% जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, वो आज भी चीन से आते हैं। खेती की बात करें तो फर्टिलाइजर के लिए पोटाश और सल्फर भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब जब कच्चा माल ही विदेशी होगा तो बाहर की कंपनियां आसानी से कीमतों में खेल कर सकती हैं और हमारे घरेलू उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही भारत में बिजनेस करने की कुछ छुपी हुई लागतें भी हैं, जैसे कि बिजली के बिल। हमारे सिस्टम में एक क्रॉस सब्सिडी का रूल चलता है, मतलब किसानों और ग्रामीण इलाकों को सस्ती बिजली देने के लिए इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेक्टर से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। ऊपर से ईंधन पर भारी भरकम टैक्स। इन सब का नतीजा ये होता है कि फैक्ट्री में बनने वाले सामान की फाइनल कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में बाकी देशों से कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, दी इन्फ्लेशन इल्यूजन, यानी महंगाई का वो भ्रम जो हमें रोज महसूस तो होता है पर सरकारी आंकड़ों में क्यों नहीं दिखता। जो ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई के नंबर्स आते हैं, वो हमारी असल जिंदगी से इतने अलग क्यों लगते हैं? असल में हमारा जो आधिकारिक महंगाई नापने का तरीका है ना, वो थोड़ा अजीब है। 2011 के सीपीआई बास्केट में अकेले खाने पीने की चीजों का वजन करीब 46% है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सरकार की नज़र में महंगाई मुख्य रूप से ये है कि बुनियादी खाना कितना महंगा हुआ।
लेकिन आज के दौर में जो हमारे बाकी के बड़े बड़े खर्चे हैं वो इस 46% के पीछे पूरी तरह छुप जाते हैं। इसे प्याज बनाम अस्पताल के बेहतरीन उदाहरण से समझिए। प्याज के दाम देश में चुनाव के नतीजे पलट सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, इसलिए सीपीआई में इनका वजन बहुत ज्यादा रखा गया है। लेकिन आज भारत का जो हेल्थ और डायग्नोस्टिक्स का बाजार है वो $15 बिलियन का हो चुका है। फिर भी ये भारी भरकम मेडिकल खर्चे महंगाई की कैलकुलेशन में या तो शामिल ही नहीं है या इनका वजन ना के बराबर है। ये कोट इस पूरी स्थिति को एकदम परफेक्टली बयां करता है। अगर आपके बच्चे की स्कूल फीस बढ़ती है तो उसे महंगाई की कैलकुलेशन में प्याज की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से कम आंका जाता है। यही वजह है कि मिडिल क्लास को वो सरकारी आंकड़े एकदम झूठे लगते हैं। भाई, हर साल हेल्थ केयर और एजुकेशन 14-15% महंगे हो रहे हैं, पर वो इन्फ्लेशन के चार्ट पर कहीं दिखते ही नहीं। और अब आते हैं अपने पांचवें और बहुत ही अहम पॉइंट पर, द रियल एस्टेट ट्रैप, घरों का बढ़ता संकट। एक अपना घर होना हर मिडिल क्लास इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सपना अब बस एक जाल बनकर रह गया है? आइए देखते हैं क्यों। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि हाउसिंग मार्केट में कितना बड़ा मिसमैच है। बाजार में जो नए घर बन रहे हैं उनमें से केवल 12% ही अफोर्डेबल या किफ़ायती हैं। दूसरी तरफ 50% से ज्यादा नए घर 1.5 करोड़ से ऊपर वाले लग्जरी घर हैं। मतलब जो औसत कमाई करने वाला इंसान है उसके लिए तो घर बन ही नहीं रहे। मजबूरन लोगों को या तो भारी भरकम ईएमआई के बोझ तले दबना पड़ता है या फिर पूरी जिंदगी किराए पर गुजारनी पड़ती है। अब ये आंकड़ा तो सच में आपके होश उड़ा देगा। हमारे देश में लगभग 2 करोड़ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं, वो एकदम खाली पड़े हैं। एक तरफ 1.9 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, लोग रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ 2 करोड़ घर खाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब आम आदमी घर नहीं खरीद पा रहा तो इन घरों को खरीद कौन रहा है? इसका जवाब छुपा है रियल एस्टेट में लगने वाले पैसे में। आज इन बड़े बड़े लग्जरी घरों की 20 से 30% बुकिंग एनआरआई पैसों से हो रही है, और जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है बेहिसाब नकदी, यानी उस पैसे से जिसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। लोगों के लिए अपना एक्स्ट्रा पैसा और ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने का सबसे सेफ जरिया आज रियल एस्टेट बन गया है। इस बेहिसाब पैसे की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें और किराए आर्टिफिशियली इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और इसी कड़वी सच्चाई को देखते हुए एक्सपर्ट्स इस डरावने नतीजे पर पहुंचते हैं कि अधिकतर नागरिक कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाएंगे। आज के समय में घर रहने की जगह कम और अतिरिक्त संपत्ति को जमा करने का एक इन्वेस्टमेंट टूल ज्यादा बन गया है, और इस डायनामिक ने एक आम कमाने वाले इंसान को पूरी तरह से गेम से बाहर कर दिया है। तो छठा और आखिरी पड़ाव, कंक्लूजन, इस मैक्रो इल्यूजन को समझना। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उससे एक बात तो एकदम साफ है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के बीच एक बहुत गहरी खाई है। वो गिरता हुआ रुपया, बाहर के कच्चे माल पर हमारी निर्भरता, महंगाई के वो पुराने तरीके वाले आंकड़े और रियल एस्टेट का ये चक्रव्यूह, जब ये सब मिलते हैं ना, तब जाकर वो इल्यूजन या भ्रम पैदा होता है जो हम रोज न्यूज़ हेडलाइंस में देखते हैं। अब अगर हमें इस स्थिति को बदलना है तो कुछ ठोस और स्ट्रक्चरल कदम उठाने होंगे। पहला, हमें अपनी खुद की डोमेस्टिक सप्लाई चेन को सच में मजबूत करना होगा ताकि हम कच्चे माल के लिए दूसरों का मुंह न ताकें। दूसरा, महंगाई नापने के जो हमारे पुराने पैमाने हैं उन्हें आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्नाइज करना होगा। और तीसरा, रियल एस्टेट सप्लाई को इन्वेस्टर फ्रेंडली होने के बजाय आम नागरिकों की ज़रूरत के हिसाब से बदलना होगा। तो अब अंत में मैं आपको इस बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या हमारे देश का एक औसत नागरिक कभी दुनिया की इस सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का असली फायदा उठा पाएगा, या वो बस आंकड़ों में ही अमीर होगा? इस सवाल का जवाब हमें उन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे जाकर ही मिल सकता है। ये बहुत जरूरी है कि विकास सिर्फ कागजों पर ना हो, बल्कि हर व्यक्ति अपनी असल जिंदगी में इसे महसूस करे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।